Hello dear students, hope you all are doing well. Okay dears, today we shall do the back exercises of chapter 5, Neelu. Let's discuss the शब्दार्थ first. Page number 44. पहला शब्द है अपूर्ण, मीन्स अधूरी, इनकम्प्लीट. वेगवती, तेज गति वाली. Who is capable of moving with great speed. सजग, जागरूक, अवेयर. पगडंडी, संकरा रास्ता, नैरो पाथ. भुलक्कड़पन, भूलने की आदत, फॉरगेटफुलनेस. पर्वतीय, पहाड़ी, पहाड़ी मीन्स हिली रीजन. परिवेश, वातावरण, एनवायरमेंट. शीतकाल, सर्दी, कोल्ड. घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्मेलिंग पावर. लंबोतरा, गुलाई युक्त लंबा, मीन्स राउंड बट लॉन्ग ऑल्सो. सघन, घनी, डेंस, इंटेंसिव. पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला, ट्रांसपेरेंट. स्तब्धता, नीरवता, शांति मीन्स साइलेंस. दर्प, गर्व मीन्स एरोगेंस. मूर्तिवत, मूर्ति की तरह जड़ मीन्स लाइक स्टैच्यू. आखेट प्रिय, शिकार पसंद, हु लव्स हंटिंग. शावक, बच्चा मीन्स बर्ड कब. निरीक्षण, जांचना, इंस्पेक्शन. इसके बाद है पाठ बोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है. उत्तर, नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा के बिना अपूर्ण है. ख, लूसी की मैत्री किससे हो गई. उत्तर, लूसी की मैत्री एक भूटिया कुत्ते से हो गई. तीसरा प्रश्न, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ. उत्तर, जन्म के बाद लूसी का एक बच्चा तो सर्दी के कारण मर गया और दूसरा बच्चा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा. घ, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था. उत्तर, किसी परिचित के आने पर नीलू धीरे धीरे भीतर आकर लेखिका के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था. इससे लेखिका जान लेती थी कि कोई उन्हें मिलने आया है. अगला प्रश्न, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था. उत्तर, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था. इसके बाद है आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. इसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन है. पाठांश पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए. तो ये जो पाठांश है मतलब जो ये गद्यांश दिया है, ये जो पैराग्राफ है ये पाठ में से लिया गया है. आपने पाठ पढ़ा है, इसको फिर से आप पढ़िए और उसके बाद नीचे प्रश्न दिए हैं और वहाँ उन्होंने आगे ऑप्शंस भी दिए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है. तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है. पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, लूसी के लिए सबसे अधिक किसे रोना चाहिए था. तो आपने कहानी पढ़ी, किसे रोना चाहिए था, उसके बच्चे को. आगे है रजाई में वह क्या खोजता रहता था. तो क्या खोजता था, माँ के पेट की उष्णता को. तीसरा प्रश्न, डलिया में वह कैसा लगता था. तो कैसा लगता था, ऊन की गेंद जैसा. इसके आगे हैं लिखित प्रश्न और पहला प्रश्न है लिखित के अंतर्गत पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न. क, लूसी की मृत्यु कैसे हुई. उत्तर, सर्दियों की एक शाम के झुटपुटे में जब लूसी हमेशा की तरह
दुकान से सामान लेने जा रही थी तो ठंड में सूंघने की शक्ति के मंद हो जाने के कारण वह लकड़बग्घे के वहाँ होने के विषय में जान ना पाई और अचानक ही उसका आहार बन गई। ख. नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? उत्तर. नीलू बहुत ही स्वाभिमानी कुत्ता था। अवज्ञा से दिया गया भोजन वह स्वीकार नहीं करता था, चाहे वह उसका प्रिय भोजन ही क्यों ना हो। इसी तरह किसी बात पर कभी झिड़क दिए जाने पर वह बिना मनाए लेखिका के सामने तक न जाता था। तीसरा प्रश्न है, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था? उत्तर. हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह न था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया था। उसका यही स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था। घ. इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। तो इसके अंतर्गत 2 प्रश्न हैं। यहाँ किन दिनों की बात हो रही है? दूसरा, नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों? तो उत्तर भी पहले पाठ का। यहाँ उन दिनों की बात हो रही है जब लेखिका के घर के रोशनदानों में बसने वाली गौरैया के नन्हे शावकों के छोटे छोटे पंख निकलने पर वे उड़ने के असफल प्रयास में नीचे गिरने लगते थे। तो दूसरे भाग का इसका उत्तर है, इन दिनों नीलू इन पक्षी शावकों का सतर्क पहरेदार बन जाता था ताकि कोई कुत्ता बिल्ला इन नादान उड़ने गिरने वालों को कोई हानि ना पहुंचा सके। अगला प्रश्न, सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था? उत्तर. सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। च. नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई? उत्तर. एक रात जब लेखिका के खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले तो कई खरगोश जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। जब नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा और खरगोशों के संकट को पहचानकर दूसरी ओर छलांग लगाई तो बिल्ला उसे देखते ही वहां से भाग गया। इसके बाद भी वह खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। 6. लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? उत्तर. नीलू आम कुत्तों से भिन्न बहुत ही स्वाभिमानी कुत्ता था। वह यदि किसी बात का बुरा मान लेता था तो लेखिका के मनाए बिना उनके सामने तक नहीं आता था। उसका प्रिय खाद्य भी यदि अवज्ञा से उसे दिया जाता तो वह उसे देखता भी नहीं था, खाना तो दूर की बात थी। इसीलिए लेखिका को अपने प्रिय कुत्ते के बुरा मान जाने की चिंता रहती थी। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सी बातें लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थीं? उत्तर. लूसी की हिरणी के समान वेगवती सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, ये सब बातें उसे राजसी विशेषताएं प्रदान करती थीं। ख. पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन में कभी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर. शीतकाल में पगडंडी का रास्ता बर्फ से ढक जाने पर
जब उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामान की सूची के साथ एक थैला बांधकर उसे सामान लाने दुकान पर भेजते थे, तो कई बार कुछ मंगवाना भूल जाने पर वे लूसी को फिर से सामान लाने दुकान पर भेज देते थे। इस प्रकार कभी कभी लूसी को एक दिन में कई बार दुकान पर जाना पड़ जाता था, पर लूसी को उनकी इस भूलने की आदत से कोई शिकायत नहीं रहती थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती थी। ग बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था? उत्तर, बड़े होने पर नीलू की देह के भूरे, पीले और काले रोम धूप चाही झलक देने लगे थे। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा, पर सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों वाली और ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उसकी गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान, धूप में तरल सुनहला और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी दिखने लगा था। घ कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, लेखिका के कहने का अभिप्राय यह है कि साधारणतः कुत्ते दैन्य भाव से युक्त, नम्र तथा अभिमान रहित होते हैं, पर नीलू इनसे भिन्न था। आम कुत्तों में ना पाया जाने वाला अभिमान नीलू में सरलता से देखा जा सकता था। उदाहरणतः यदि कभी उसे अवज्ञा से भोजन दिया जाता था तो वह उसे देखता तक ना था, खाना तो दूर की बात थी। इसी प्रकार कभी उसे झिड़क दिए जाने पर वह तब तक लेखिका के सामने नहीं आता था जब तक उसे मनाया नहीं जाता था। अगला प्रश्न, नीलू का ध्वनि ज्ञान विस्तृत था। उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। उत्तर, नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर लेखिका के कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता था। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता था। च पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार प्यार, सहानुभूति तथा करुणा भरा होना चाहिए। वे भी सहृदय होते हैं और अपनेपन व प्यार की भाषा समझते हैं। उनमें भी समझदारी, विवेकशीलता तथा स्वाभिमान का भाव होता है। वे भी सुख तथा पीड़ा का अनुभव करते हैं। अतः सभी जीवों के लिए हमारे मन में प्रेम और दया की भावना होनी चाहिए। 6. लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर जब उन्हें मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा, तब संध्या तक उनकी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे ना जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तो डॉक्टर की अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। तब लेखिका को अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह उनके सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ना ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता था। तो अब प्रश्न उत्तरों के बाद है व्याकरण बोध।
इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पहले हम बॉक्स में जो दिया है वह पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन, यह आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। सो द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर प्रोनाउंस। जैसे नीलू की माँ का नाम लूसी था। शीतकाल में उत्तरायण के निवासी उसके गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक चादर या बड़ा थैला बांधकर उसे सौदा लाने भेजते थे। वह भी बड़ी फुर्ती के साथ बर्फीले रास्ते को पार करती हुई गांव वालों के लिए सौदा ले आती थी। ऊपर लिखे उदाहरण में उसके, उसे, वह आदि शब्द लूसी के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। तो बार बार लूसी शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर, लूसी संज्ञा है तो बार बार हम लूसी का इन वाक्यों में प्रयोग करेंगे, लूसी लूसी लूसी, तो अर्थ उतनी अच्छे तरह से स्पष्ट नहीं होता। तो उसके स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का, जैसे उसके, उसे, वह आदि का प्रयोग किया। तो ये हैं सर्वनाम शब्द। आगे आपने क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। तो नीचे लेफ्ट साइड पर कुछ वाक्य दिए हैं, उनमें आपने सर्वनाम को अंडरलाइन करना है और फिर छांटकर उस शब्द को इधर राइट साइड पर सर्वनाम शब्दों के नीचे लिखना है, हेडिंग के नीचे। जैसे क है, वे घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या है, वे। दूसरा वाक्य, उन्होंने नीलू को बुलाया परंतु वह नहीं आया, तो यहाँ पर दो हैं सर्वनाम शब्द, उन्होंने और वह। मुझे अच्छी तरह घूम कर देखा, तो यहाँ है मुझे। वह रात भर ओस में भीगता हुआ द्वार पर खड़ा रहा, तो यहाँ है वह। अस्पताल के कर्मचारी भी उससे परिचित हो गए थे, तो उससे। तो ये थे सर्वनाम शब्द। आगे पहले हम बॉक्स में लिखा जो है वो पढ़ते हैं। क, लूसी बहुत बुद्धिमान थी। ख, उन्होंने धरती के भीतर लंबी सुरंग बना ली थी। ऊपर लिखे वाक्यों में बुद्धिमान, लूसी की और लंबी सुरंग की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द हैं। आगे दो पॉइंट्स हैं, उन्हें पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण मीन्स एडजेक्टिव्स। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, तो इसको क्या कहेंगे, द वर्ड्स डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जैसे सुंदर लड़की, तो यहाँ पर सुंदर जो है वो विशेषण है और लड़की क्या है, संज्ञा शब्द। अगला पॉइंट है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जैसे हमने अभी उदाहरण दिया सुंदर लड़की, तो सुंदर था विशेषण और लड़की क्या था, संज्ञा। तो इस विशेषण प्रकरण में, मीन्स विशेषण के चैप्टर में, हम संज्ञा शब्द को विशेष्य कहते हैं, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी है, सुंदर है। तो लड़की शब्द अदरवाइज संज्ञा है, नाउन है, पर यहाँ पर हम इसे संज्ञा न कहकर विशेष्य कहेंगे। तो सुंदर इज विशेषण और लड़की इज विशेष्य। तो आगे है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। तो आपने सूटेबल विशेष्य अपने मन से लिखना है, चाहे आप चैप्टर में से विशेष्य ढूंढ लीजिए या अपने मन से कुछ और भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए किया है, लेफ्ट साइड है विशेषण शब्द, तो उसके आगे विशेष्य आपने छांट कर पाठ में से लिखना है। जैसे चतुर नीलू, तो नीलू इज विशेष्य। ऐसी वेगवती हिरणी, बुद्धिमान लूसी, बर्फीला रास्ता। उसके आगे है फिर लेफ्ट साइड विशेषण और राइट साइड विशेष्य। विशेष्य मीन्स नाउन वर्ड ओनली। चंचल खरगोश, जंगली बिल्ला, काली आंखें, कड़वी दवाई। तीसरा प्रश्न है, उचित पर्यायवाची शब्दों के सामने टिक का चिन्ह लगाइए। तो पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके आगे उनके पर्यायवाची भी दिए हैं जो सही है, उन पर टिक लगाना है। धरती, पृथ्वी और वसुधा, इन दोनों के आगे टिक उन्होंने ऑलरेडी लगाया हुआ है।
अगला है कुशलता, इसके पर्यायवाची हैं दक्षता और निपुणता। मूर्खता इज रॉन्ग। अभिमान, घमंड और अहंकार। आरंभ, सूत्रपात और श्री गणेश। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं? प्रीफिक्स, और प्रत्यय सफिक्स। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके जैसे आगे उन्होंने ब्लैंक कॉलम बनाए हुए हैं, ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखने हैं, और राइट कॉलम में मूल शब्द और प्रत्यय। तो जैसे असमर्थ, इसमें अ जो है उपसर्ग है, मीन्स प्रीफिक्स, और समर्थ इज मूल शब्द। सकुशल, स इज उपसर्ग, कुशल इज मूल शब्द। परिवेश, परि जमा वेश। आकृति, आ उपसर्ग एंड कृति इज मूल शब्द। इसी प्रकार राइट साइड में है जो शब्द, उनमें से आपने प्रत्यय मीन्स सफिक्स अलग करने हैं। नुकीलापन, नुकीला प्लस पन। धार्मिक, धर्म जमा इक। घबराहट, घबराना जमा हट, और या घबराना जमा आहट भी हो सकता है। प्रत्यय मतलब हट और आहट दोनों प्रत्यय सही हैं। उदारता, उदार जमा ता। इसके आगे है ध्यान दे। कई शब्दों में एक से अधिक प्रत्ययों या उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। जैसे मतलब एक ही शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लग सकते हैं। जैसे भुलक्कड़पन, इसमें मूल शब्द और यहाँ पे दो दो प्रत्यय लगे हुए हैं। जैसे मूल शब्द इज भूल, अक्कड़ एक जैसे हम भुलक्कड़ केवल शब्द लिखें तो अक्कड़ जो है भूल जमा अक्कड़, अक्कड़ इज सफिक्स। पर कई बार हम भुलक्कड़पन मतलब दो दो प्रत्यय प्रयोग कर लेते हैं, भूल जमा अक्कड़ जमा पन, तो इसमें दो प्रत्यय प्रयोग किए गए हैं। ऐसे पहरेदारी, तो पहरा मूल शब्द, दार एक प्रत्यय, ई लगाने से एक और प्रत्यय जुड़ गया उसके साथ। यदि अकेला पहरेदार होता तो हम कहते पहरे जमादार, मतलब पहरा इज मूल शब्द और दार इज प्रत्यय। बट जब ई भी लगाया पहरेदारी तो ई एक और प्रत्यय जुड़ गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण उन्होंने दी है यहाँ पर, जैसे व्याकरण, इसमें दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, वी जमा आ जमा करण, करण इज मूल शब्द, तो इनको जोड़कर व्याकरण बना। ऐसे सुव्यवस्थित, तो सु एक उपसर्ग हो गया, वी दूसरा उपसर्ग हो गया, अवस्था मूल शब्द, और पीछे व्यवस्थित, तो जो इत है वो प्रत्यय है। तो इसमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। अब आपने क्या करना है, ऐसे 3 शब्द लिखिए जिनमें मूल शब्द के साथ उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो ये मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप देखना, आप कोई और शब्द भी सोच सकते हैं और इसी प्रकार उनको कर सकते हैं। जैसे शब्द था अज्ञानता, तो इसमें अ उपसर्ग है मीन्स प्रीफिक्स, ज्ञान मूल शब्द और ता प्रत्यय, तो एक शब्द के साथ ही हमने उपसर्ग भी लगा दिया और प्रत्यय भी लगा दिया। ऐसे सुगंधित, तो इसमें सु उपसर्ग है, गंध मूल शब्द है, गंध मीन्स स्मेल, और इत लग गया इसमें प्रत्यय सफिक्स, तो एक ही शब्द में हमने 2 उपसर्ग भी लगा दिया और प्रत्यय भी लगा दिया। इसी प्रकार अकथनीय, तो अ इज उपसर्ग, कथन इज मूल शब्द, ईए इज प्रत्यय। So that's all for the day. We'll meet soon with some other topic. Bye. Take care.